हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 24 जुलाई 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। जो था अच्छा था, जो बाकी है वो बेहतर है और जो आगे चलकर मिलेगा वो भी बेहतरीन होगा। इसी सोच के साथ जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें, यानी अपने आप को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग की ओर लेकर जाएं, यानी हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें। देखिए, पॉजिटिव रहने का, सकारात्मक रहने का एक अलग नज़रिया होता है, एक अलग सोच होती है, मन में उत्साह रहता है। अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके अंदर ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं, आप में वो काबिलियत है। आज जितने भी संसाधन हैं आपके पास वो पर्याप्त हैं आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। और जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप सोचेंगे कि हाँ मुझे सफल ही होना है, यानी कि आप जो भी सोचें वो सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोचें, तो निश्चित तौर पर एक समय ऐसा आएगा जब आप सफल होंगे। तो अब चलिए न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। नेशनल न्यूज़, दो नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है चीन से नहीं होगी सरकारी खरीद, और दूसरा है अब रोज होंगे कोरोना के 1 लाख टेस्ट। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। चीन से नहीं होगी सरकारी खरीद। चीन की कंपनियों से अब कोई भी सरकारी खरीद नहीं होगी। चीन की कंपनियां सरकारी टेंडर में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगी। गुरुवार देर रात वित्त मंत्रालय ने व्यय विभाग की तरफ से जारी नए नियमों से ऐसा संभव होता दिख रहा है। नए नियमों के मुताबिक सीमा से सटे देशों की कंपनियां सरकारी खरीद और टेंडर प्रक्रिया में तभी हिस्सा ले पाएंगी जब वे सरकार द्वारा गठित प्राधिकरण में रजिस्टर्ड होंगी। उद्योग एवं आंतरिक कारोबार संवर्धन विभाग की कमेटी में इन कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इन कंपनियों को विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से भी सुरक्षा क्लियरेंस की दरकार होगी। हालांकि वित्त मंत्रालय के नियमों के मुताबिक जिन देशों के साथ भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट यानी LOC का विस्तार किया है, उस देश की कंपनियों के लिए ये नियम लागू नहीं होंगे। इनमें बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है अब रोज होंगे कोरोना के 1 लाख टेस्ट। जैसा कि देश में कोरोना पूरी तरीके से महामारी का रूप ले चुका है, उसको देखते हुए इसमें प्रतिदिन 1 लाख टेस्ट कराए जाने का निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। इसमें प्रतिदिन के 50,000 एंटीजन टेस्ट भी शामिल होंगे। इसमें इसके लिए घरों में जाकर जांच करने को कहा गया है। हर जिले, हर प्रदेश में ऐसी जांच अब लागू की जाएगी। और आपको पता होगा कि लगभग 12 लाख केस हो चुके हैं कोरोना के, और ये महामारी का रूप लेता जा रहा है। अब चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में हमारे लिए दो न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि चीन ने किया मंगल मिशन लॉन्च, और दूसरी न्यूज़ है चीन के और दूतावास बंद कर सकता है अमेरिका। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। चीन ने किया मंगल मिशन लॉन्च। संयुक्त अरब अमीरात के बाद चीन ने भी अपना मंगल मिशन गुरुवार को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इस मिशन को दक्षिण चीन के हेनान प्रांत के वेनचोंग स्पेस क्राफ्ट लॉन्च सेंटर से रवाना किया गया है। यह यान करीब 50 करोड़ किलोमीटर की लंबी यात्रा 7 माह में पूरी करने के बाद लाल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करेगा। चीन का इस एक मिशन से 3 लक्ष्य साधने का कार्य है, यानी मंगल की परिक्रमा, लैंडिंग और सतह पर रोवर से भ्रमण करने का है। इस लिहाज से उसका यह पहला मिशन है। हालांकि चीन ने वर्ष 2011 में भी प्रयास किया था, लेकिन तब उसका मिशन विफल हो गया था। संयुक्त अरब अमीरात ने गत सोमवार को अपना अंतरिक्ष यान रवाना किया था। अंतरिक्ष एजेंसी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के बयान के अनुसार तियानवेन-1 नामक चीनी मार्स प्रोब को लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया है। इस अंतरिक्ष यान के साथ एक ऑर्बिटर और एक रोवर भी भेजा गया है। लॉन्चिंग के करीब 36 मिनट बाद अंतरिक्ष यान धरती मंगल कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। चीन का मकसद मंगल अभियान के मामले में भारत, अमेरिका, रूस और यूरोपीय यूनियन के साथ बराबरी करने का है। ये सभी
मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंच चुके हैं। भारत को अपने पहले ही प्रयास में सफलता मिली थी। भारत का मंगलयान 2014 में मंगल की कक्षा में दाखिल हुआ था। दूसरी न्यूज है कि चीन के और दूतावास भी बंद कर सकता है अमेरिका। ह्यूस्टन में चीनी वाणिज्य दूतावास को 72 घंटे के अंदर बंद करने के आदेश पर चीन द्वारा बदले की कार्रवाई की धमकी से अमेरिका और भड़क गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के और भी दूतावासों को बंद करने की धमकी दे डाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह पूछे जाने पर क्या अमेरिका में और भी चीनी दूतावास बंद किए जा सकते हैं, ट्रंप ने कहा कि बिल्कुल संभव है। ट्रंप ने दस्तावेज जलाने की खबरों का जिक्र करते हुए कहा कि हमने सोचा कि वहां आग लगी है, लेकिन सच ये है कि चीनी कर्मचारी वहां दस्तावेज जला रहे थे। मुझे आश्चर्य होता है कि अधिकारियों के मुताबिक चीन की गतिविधियों के कारण अमेरिका को वाणिज्यिक दूतावास बंद करना पड़ा है। ये इंटरनेशनल पेज की दो न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में भी दो न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है MSME के लिए डिजिटल कारोबार की राह आसान नहीं, और दूसरी न्यूज़ है कि दुनिया के 50 सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हुई रिलायंस इंडस्ट्री। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की बात जरूर हो रही है, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। डिजिटल ट्रांजैक्शन की राह में अवरोध ही ज़्यादा दिख रहे हैं। यही कारण है कि देश की 6 करोड़ सूक्ष्म लघु व मध्यम आकार की कंपनियों में से सिर्फ 15 लाख ही डिजिटल माध्यम से लेन देन करती दिख रही हैं। सरकार इस वर्ष 1 अक्टूबर से ई-कॉमर्स के माध्यम से बिक्री पर 1% TDS लगा सकती है। यह TDS कुल बिक्री पर लगेगा। ई-कॉमर्स पर GST के तहत पहले ही 1% TDS लागू है। फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के महासचिव अनिल भारद्वाज के मुताबिक कोविड के दौरान MSME कंपनियों के लिए डिजिटल कारोबार को बढ़ावा देने का अच्छा अवसर था, लेकिन TDS और TDS की वजह से इनकी परिचालन पूंजी पर विपरीत असर होगा। उन्होंने बताया कि डिजिटल माध्यम से खिलौना, किताबें व इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाले कारोबार 1 से 2% मार्जिन पर काम करते हैं। अब कुल 2% टैक्स से इन कंपनियों के समक्ष परिचालन पूंजी की दिक्कत हो सकती है। डिजिटल कारोबार के लिए GST नंबर की अनिवार्यता की वजह से अधिकतर MSME कंपनियां ई-कॉमर्स से नहीं आना चाहती हैं। सालाना 1.5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाली MSME कंपनियां GST के कंपोजिट स्कीम को प्राथमिकता देती हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने सालाना कारोबार का 1% टैक्स के रूप में देना होता है। वे GST नंबर लेने एवं रिटर्न भरने से मुक्त होती हैं। दूसरी न्यूज़ पर आते हैं। मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड दुनिया की 50 सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल हो गई है। गुरुवार को कंपनी के शेयर BSE पर 2.82% चढ़कर 2060.65 रुपए के स्तर पर बंद हुए। इसके साथ ही कंपनी का बाजार पूंजीकरण पहली बार 13 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। इस बढ़त के साथ बाजार पूंजीकरण के लिहाज से दुनिया की 50 सबसे मूल्यवान कंपनियों में RIL का स्थान 48वां है। मुकेश अंबानी ने इस सप्ताह बुधवार को फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के लिहाज से दुनिया के 5वें सबसे बड़े धन कुबेर का रुतबा हासिल किया। इस वक्त दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में पहला स्थान सऊदी अमेरिका का है, जिसका बाजार पूंजीकरण 1.7 लाख करोड़ डॉलर है। उसके बाद अमेरिकी कंपनियां एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक का स्थान है। तो ये बिजनेस पेज की दो न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है हमारा, सुनिश्चित किया जाए पाठ्यक्रम में परिवर्तन। स्कूली पुस्तकों में नकारात्मक दृष्टिकोण से पेश किए गए ऐसे अनेक विवरण हैं जो सकारात्मक जीवन मूल्यों को बढ़ावा देने के बजाय बच्चों में विध्वंसकारी भाव भरने का काम करते हैं, और इसी पर लिखा गया आर्टिकल। और यह आर्टिकल लिखा है दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर निरंजन कुमार द्वारा। दूसरा आर्टिकल है, दलों के शिकंजे से मुक्त हो विधायिका। विचित्र है कि अपने विवेक से बोलने काम करने का जो अधिकार आम जन को है वह विधायकों व सांसदों को नहीं है। इसी पर लिखा गया है यह आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर सरल शंकर द्वारा।
और तीसरा आर्टिकल है बेलगाम न होने पाए कोरोना। जिस तरीके से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं उससे यही स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं कि सुनिश्चित किया जाए पाठ्यक्रम में परिवर्तन। बच्चे देश का भविष्य हैं, इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि बच्चों को इस तरह से गढ़ा जाए कि वे एक सभ्य व्यक्तित्व के रूप में विकसित होकर राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सकें। बच्चों को इस दिशा में तैयार करने में सबसे बड़ी भूमिका स्कूली शिक्षा की होती है। स्कूली शिक्षा का विस्तृत रूपरेखा यानी राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा यानी NCF पर पुनर्विचार करने की घोषणा हाल में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT ने मानव संसाधन मंत्रालय की पहल पर की है। NCERT स्कूली शिक्षा के संबंध में नीतियां बनाने और पुस्तकें तैयार करवाने का काम करती हैं। सवाल है कि NCF पर पुनर्विचार करने की जरूरत क्यों है। समय के साथ हो रहे बदलावों के अनुरूप स्कूली पाठ्यक्रमों में परिवर्तन किया जा सके और पहले की कंपनियों को सुधारा जा सके, इसके लिए 10 से 15 वर्षों में NCF में संशोधन किया जाता है। NCF को अब तक 4 बार 1975, 1988, सन 2000 और 2005 में संशोधित किया गया है। पिछला परिवर्तन 15 साल पहले 2005 में किया गया था। हालांकि उसके 5 साल पहले ही 2000 में एक संशोधन किया गया था, लेकिन 2004 में कांग्रेस विधायक वामपंथ के गठजोड़ वाली सरकार बनते ही आनन फानन में अपने वैचारिक एजेंडे के तहत एक नया NCF बना दिया गया। NCF 2000 के मार्गदर्शक निर्देशक उद्देश्य को देखें तो उनमें मूल्य परक शिक्षा, चरित्र निर्माण, देशद्रोह, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का भाव के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्यों में संविधान का पालन, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना है। इतिहास का पाठ्यक्रम देखें तो भारत के गौरवशाली अतीत परंपराओं की या तो अनदेखी कर दी गई या उन्हें तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। प्रख्यात इतिहासकार KP जायसवाल के अनुसार प्राचीन भारत में लोकतंत्र की अवधारणा रोमन या ग्रीक लोकतंत्र प्रणाली से भी पुरानी है, लेकिन NCERT की पुस्तक में भारतीय लोकतंत्र पर चुप्पी है। इस तरह दुनिया भर में डंका बजा रहे आयुर्वेद और योग विद्या आदि अभी भी पुस्तकों में सिरे से गायब हैं। सच पूछें तो NCF 2005 और उसके परिप्रेक्ष्य में तैयार हुई पुस्तकों पर बहुत पहले ही समग्र पुनर्विचार शुरू हो जाना चाहिए था। यह इसलिए भी जरूरी है कि पिछले 15 वर्षों में देश दुनिया में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास एवं परिवर्तन को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सके। नेक्स्ट है कि दलों के शिकंजे से मुक्त हो विधायिका। राजस्थान का मामला उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय पहुंच गया है। अब प्रतीक्षा है कि उच्च न्यायालय के फैसले की। उसका फैसला कुछ भी हो, उचित यह होगा कि उच्चतर न्यायालिका दल बदल कानून की संवैधानिकता पर भी ध्यान दे, क्योंकि संविधान की व्याख्या और संरक्षण करना उसका ही दायित्व है। यह किसी एक दल का मामला नहीं है। सभी दलों ने अपने सांसदों, विधायकों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने की परंपरा बना ली है। यह न संविधान की भावना के अनुरूप है, ना ही किसी अन्य प्रतिष्ठित लोकतंत्र में ऐसा होता है। राजनीतिक दल स्वैच्छिक संगठन है जिसे 4 लोग मिलकर बना सकते हैं और कभी भी खत्म कर सकते हैं। ऐसे संगठन मनमाने तरीके से चले, यह सरासर विवेकहीन, अवैधानिक है। याद करें कि अपने को सूचना अधिकार कानून के दायरे से बाहर रखने की दलील में राजनीतिक दलों ने कहा कि वे स्वैच्छिक संगठन हैं, सरकारी संस्था नहीं है। भारतीय संविधान ने राजनीतिक दलों को कोई भूमिका नहीं दी थी। सांसद विधायक का निर्वाचन एक विधायिका का काम बिना किसी राजनीतिक दल के भी चल सकता है। किसी चुनाव में अधिकांश निर्दलीय भी जीत कर आ सकते हैं। विधानसभा भी गठित होती है, सरकार फिर भी बनेगी, शासन चलेगा। तब किसी संसद की जिम्मेदारी संसद के प्रति ना होकर उस राजनीतिक दल के प्रति कैसे, जिसका वह सदस्य है। दल बदल कानून के बहाने स्वैच्छिक संस्थानों यानी राजनीतिक दलों को संसदीय कार्यवाही में निर्णायक शक्ति देकर एक तरह से संविधान का तख्ता पलट किया गया और सांसदों, विधायकों को संविधान द्वारा मिला हुआ अधिकार राजनीतिक दलों ने छीन लिया। वास्तव में दल बदल कानून संबंधी 52वां संशोधन अनैतिक, असंवैधानिक है। उसके राजनीतिक दलों को संविधान के भी ऊपर अनुत्तरदायी आबाद शक्ति दे दी गई है। इसका औचित्य नहीं है जो सांसद विधायिका अपने दलों के आदेश की अपेक्षा करे,
वह विधायिका भी सदस्यता से जाता रहे। यह न केवल विवेकहीन है बल्कि व्यवहार में भी हानिकारक है। यह कार्यपालिका विधायिका को अनुचित बाधाओं में उलझाता है। यह कितना विचित्र है कि अपने बुद्धि विवेक से बोलने, अपनी अंतरात्मा के अनुसार काम करने का जो भी अधिकार सामान्य नागरिक को है, वह हमारे विधायकों सांसदों को नहीं है। वे अपनी अपनी पार्टी के सुप्रीमो साहबों मैडमों के गुलाम होकर रह गए हैं। जब हमारे न्यायाधीश विधायिका को दलीय शिकंजे से मुक्त करने पर विचार करें, तभी संविधान में निहित व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी फिर से प्रतिष्ठित हो सकेगी। तीसरे आर्टिकल पर आते हैं कि बेलगाम न होने पाए कोरोना। कोरोना वायरस का संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है, उससे वह बेलगाम होता दिखने लगा है। एक ओर जहां देश के कुछ हिस्सों में सामुदायिक स्तर पर संक्रमण फैलने लगा है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में भी उसकी पहुंच बढ़ रही है। कुछ दिनों पहले एक प्रतिदिन तक 35 से 40 हजार कोरोना के मरीज सामने आ रहे थे। अब उनकी संख्या 45 हजार के आंकड़े को पार कर गई है। क्या देश उस दिशा में बढ़ रहा है जब हर दिन कोरोना के नए मरीजों की संख्या 1 लाख के आंकड़े को पार कर जाएगी? इस बारे में कुछ कहना कठिन है, लेकिन इससे बचने के साथ ही हालात का सामना करने की भी तैयारी की जानी चाहिए। इस मामले में सबसे ज़्यादा चौकसी राज्य सरकारों के स्वास्थ्य तंत्र को दिखानी होगी। केवल लॉकडाउन का सहारा लेने से बात बनने वाली नहीं है। जो राज्य संदिग्ध कोरोना मरीजों की पहचान करने के साथ उन्हें अलग थलग करने और उनका समुचित उपचार करने में जितना सक्षम होगा, वह कोरोना पर लगाम लगाने में उतना ही कामयाब होगा। बेहतर होगा कि राज्य सरकारें दिल्ली से सबक सीखें। यह दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगाई जा सकती है, तो फिर अन्य राज्यों में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए, और वो न्यूज़ है टोक्यो ओलंपिक का काउंटडाउन शुरू। टोक्यो ओलंपिक का 1 साल का काउंटडाउन फिर से शुरू हो गया है, लेकिन कोरोना वायरस महामारी को लेकर अनिश्चितता के बीच अधिकतर लोग जश्न मनाने के मूड में नहीं है। पिछले साल 24 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक का पहली बार 1 साल का काउंटडाउन शुरू हुआ था। कोरोना वायरस महामारी के कारण हालांकि इसके बाद इन खेलों के उद्घाटन की तारीख को 1 साल के लिए स्थगित करके 23 जुलाई 2021 कर दिया गया था। पिछले साल इस मौके पर टोक्यो में आतिशबाजी हुई थी और स्थानीय सेलिब्रिटी ने भव्य कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पदक पेश किए थे। इस बार हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आयोजकों ने गुरुवार को प्रशंसकों की गैर मौजूदगी में नए राष्ट्रीय स्टेडियम में 15 मिनट के कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस दौरान एक वीडियो में अगले साल के उद्घाटन समारोह का प्रचार किया गया। ओलंपिक मशाल भी मार्च में जापान पहुंची हुई थी और तब से इसे छिपाकर रखा गया था। एक पोल के अनुसार जापान के 23.9% लोगों ने ओलंपिक के आयोजन का समर्थन किया है, जबकि 36.4% लोगों का कहना है कि ओलंपिक को फिर स्थगित कर देना चाहिए। तो ये आज का 24 जुलाई 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।